हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुनिक में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको सी टेट, केवीएस, यूपी टेट जैसी सभी शैक्षिक पात्रता परीक्षाओं की भली भांति तैयारी करा रहे हैं। और अगर आपको शॉर्टकट में बहुत ही कम समय में इन सभी परीक्षाओं को बीट करने की तैयारी करनी है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। और याद रखिएगा कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि जिससे आपको हमारे सभी अपडेट्स मिलते रहें, जो भी वीडियो हम इस पर टाइम टू टाइम अपलोड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवसाय की सोशल कल्चरल थ्योरी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं व्यवसाय की बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे सभी शैक्षिक पात्रता परीक्षाओं के लिए, इसलिए हाँ आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने समाज को ही संपूर्ण रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया। इन्होंने समाज को प्रत्येक प्रकार के बालक के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया है, जिसको इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा अंग्रेजी में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं व्यवस्थी कौन थे। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये रशिया के थे। जी हाँ, ये रशिया के थे, रशिया से बिलोंग करते थे। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवस्थी कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रशिया से रहने वाले थे। फिर दूसरी बात आती है किससे बिलोंग करते थे, तो ये रचनावादी थे। जी हाँ, सामाजिक रचनावादी थे, जिनको आप कह सकते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जी हाँ, आप देख सकते हैं पहली लाइन में लिखा हुआ है सामाजिक रचनावादी कौन थे, व्यवस्थी थे। तो इन्होंने कौन कौन सी अप्रोच दी, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो व्यवस्थी ने अप्रोच दी थी तीन प्रकार की। इन्होंने कहा था बच्चा प्रभावित होता है समाज से, कल्चर यानी संस्कृति से, और लैंग्वेज यानी भाषा से। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो समाज से किस प्रकार से बच्चा प्रभावित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब छोटा बच्चा होता है, वो समाज में रहता है, उसके चारों तरफ उसके दोस्त, परिवार के सदस्य और सभी हर प्रकार का माहौल जो भी उसके चारों तरफ जिससे वो घिरा होता है, वो प्रत्येक प्रकार से उसको प्रभावित करता है। आप समझ सकते हैं कि छोटा बच्चा, इनका ये कहना था कि छोटा बच्चा समाज से भली भांति खुद से ही बहुत कुछ सीख लेता है। कैसे सीख लेता है? इन्होंने कहा कि छोटा बच्चा जो जो चीज़ें देखता है, लोगों को बोलते देखता है, करते देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है और वो अपने अंदर ढाल लेता है उन्हीं आदतों को। और अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो आज के समय पे आप देख सकते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो पबजी जैसे गेम सिर्फ देख कर ही खेलना सीख जाता है, उसको किसी बड़े को सिखाना नहीं पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई भी नहीं होगा कि समाज से, अगर समाज और संस्कृति से इफेक्टेड किसी बच्चे को देखना है तो वो बहुत ही अच्छे से इन्फ्लुएंस होता है। कैसे? क्योंकि उसके ऊपर अगर पबजी ऐसा गेम उसको खेलना होता है तो सिर्फ बच्चे को, बड़े को खेलने देखता है और खेलते देखता देखता वो जब फ़ोन पा जाता है तो वो खुद से भी खेलना सीख जाता है, उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बच्चे के ऊपर सोसाइटी का और कल्चर का इफेक्ट पड़ता है। आगे बात करते हैं इन्होंने लैंग्वेज को क्यों इतना महत्व दिया है। तो सबसे पहले तो इन्होंने लैंग्वेज को एक औजार की तरह बताया कि भाषा जो है वो एज अ टूल वर्क करती है किसी भी बच्चे के भाषा के विकास के लिए या फिर उसके मानसिक विकास के लिए। तो इन्होंने ये भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। इन्होंने कहा भाषा एक औजार की तरह बच्चे को प्रभावित करती है, उसके भाषा के विकास को प्रभावित करती है। अच्छा, तो इसके आगे इन्होंने बताया कि जो लर्निंग होती है यानी अधिगम होता है, वो बच्चे का विकास किस तरीके से होता है। पहले लर्निंग यानी कि पहले वो अधिगम यानी सीखता है, तब उसके बाद में उसका विकास होता है उसकी सीख से। जी हाँ, इन्होंने सीधा सीधा बताया कि बच्चा जब पहले सीख लेगा उसके बाद उसका विकास होता है, ना कि पहले विकास हो जाए और बाद में बच्चा लर्निंग ले यानी बाद में उसको अधिगम मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले उसको अधिगम मिलता है, बाद में उसी अधिगम के ज़रिए वो विकसित होता है। जी हाँ, तो इन्होंने ये बात बताई कि लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट, कि लैंग्वेज यानी भाषा और विचार दोनों ही एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट जैसी परीक्षाओं में, बार बार पूछा गया है ऐसे का ऐसा ही सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा, ये किसका वाक्य है कि भाषा और विचार एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो ये किसने कहा? व्योगास्की ने कहा। अगली बात, बच्चा समाज से यानी बच्चा सामाजिक रूप से ही भाषा सीखता है। जो कि समाज में भाषाएं बोली जा रही हैं, उसके चारों तरफ जो इस्तेमाल हो रहे हैं वर्ड्स, उन्हीं को वो ऑब्जर्व करता है, उन्हीं को वो बोलना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद इन्होंने कहा इसके अनुसार बच्चा समृद्ध समाज व संस्कृति में वयस्कों से उनके सहयोग द्वारा। अब आप समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा होता है उसको कोई काम अगर करना नहीं आ रहा है समझ में, तो वो क्या करेगा? वो अपने से बड़ों को देखेगा, अपने भाई बहन, बड़े भाई बहन, माता पिता, जो भी उसके आसपास होता है उससे सीखता है देख देख कर कि वो कैसे कर रहा है। वो उसका अनुभव लेता है, धीरे धीरे उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, उसको अपने माइंड में ऑब्जर्व करता है, समझने की कोशिश करता है। देन वो उस काम को करने को ट्राई करता है, और जब वो उससे देखता है कि उसका आउटपुट यानी जो रिजल्ट है, अगर वो उस तरीके से करने से सही मिल रहा है, तो वो समझ जाता है कि इस काम को करने का सही तरीका यही है। इस तरीके से वो बड़ों की सहयोग से, उनको देखकर, उनके सामाजिक
समाज के प्रभाव से, संस्कृति के प्रभाव से, अपने वयस्कों से, उनके अनुभव द्वारा सीख लेता है और इसमें उसकी उम्र मैटर नहीं करती। जी हाँ, व्यवस्थी ने साफ साफ कहा, इन्होंने एज को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। इन्होंने कहा कि बच्चा अपने समाज में रहकर जो भी देखता है वो सीख सकता है। सॉरी। तो इन्होंने सीधा ही बोल दिया कि बच्चा अपने समाज में रहकर सब कुछ सीधा ही सीख सकता है, उसको किसी भी प्रकार के ऐसे सहयोग की जो कि उम्र की ज़रूरत हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उसकी उम्र कितनी है ये मैटर नहीं करता है, बच्चा स्वतः ही बहुत कुछ सीख सकता है। अच्छा, आगे बात आ जाती है कि बच्चा सीख तो जाएगा, उसने कैसे सीखा, समाज और समृद्धि से। तब आगे इन्होंने क्या क्या बातें बताई वो हम पढ़ाते हैं आपको। जी हाँ, तो अब बात आ जाती है ZPT। जी हाँ, बहुत ही सुना होगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, सीटेट जैसी, KVS जैसी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन दोहराया जाता है यही कि ZPD क्या है, इसका फुल फॉर्म और फिर इसका अर्थ, इस और ये किसने दिया। तो सबसे पहले ZPD है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसमें बच्चा सीख सके, ऐसा क्षेत्र जिसमें बच्चा सीखने की परिस्थितियों को अनुकूल हो और वो जल्दी से कोई भी चीज़ को सीख सके। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD किसने दिया, व्यवस्थी ने दिया। अच्छा, अब बच्चा इसमें कैसे सीखता है, तीन चीज़ों की बात कही कि ZPD, MKO एंड स्कैफोल्डिंग। तो पहली बात तो ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मैंने बताया आपको, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है जिसमें बच्चा सीख सके। इस अब समझिए कि कैसे सीखेगा। अब बच्चे को अगर सीखना है तो उसको चाहिए कोई सिखाने वाला या फिर जिसको वो देख कर सीख सके। तो जो उससे ज़्यादा जानता होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी चीज़ जो कि सीखनी है उसको वो देखता है और उसी को हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो उससे ज़्यादा जानता हो ऐसा व्यक्ति। आप देख सकते हैं नीचे एरो लगाया हुआ है मैंने, ऐसा व्यक्ति जो बच्चे से ज़्यादा जानता हो और बच्चा उससे कोई नॉलेज ग्रहण कर सकता है यानी सीख सकता है, उसको कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जानता हो और उससे कोई बच्चा कुछ सीख सके। तो जैसे कि आप सीख सकते हैं, दंगल मूवी है, दंगल मूवी आपने देखा, आमिर खान है, वो अपनी बच्चियों को सिखाते हैं, छोटी बच्चियों को कैसे दंगल किया जाता है, वो सिखाते हैं, फाइट करना सिखाते हैं। तो कैसे, क्योंकि वो उनसे पहले से सीखे हुए हैं तो वो उनको सिखाते हैं। इसी तरीके तो एक एग्जाम्पल हो गया आपके लिए MKO का। MKO भी पूछा था, इसका एग्जाम्पल भी पूछा था आपसे परीक्षाओं में कि MKO का मतलब क्या है। तो MKO का मतलब यह है ऐसा व्यक्ति जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो, जो बच्चे को सिखा सके। अच्छा, अब स्कैफोल्डिंग क्या होती है, स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प होती है। जी हाँ, एक टेम्परेरी हेल्प जो कि परमानेंट नहीं होती, जो थोड़े समय के लिए हेल्प सहयोग दिया जाता है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं मचान। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए स्कैफोल्डिंग वर्ड याद रखिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड कभी चेंज नहीं होते हैं, हिंदी के वर्ड सीटेट अक्सर बदल दिया करता है। अब स्कैफोल्डिंग बार बार रिपीट होता है, टेट, यूपी टेट, KVS, CTET, HTET, QTET सभी में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से रखिए। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कोई बाह्य सहयोग जिसके द्वारा बच्चे को सीखने में समर्थन प्राप्त हो और वो सीख सके ZPD के अंतर्गत। जी हाँ, तो अब MKO क्या करता है, वो MKO की नॉलेज होती है, वो एक सहायता देता है, वो सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाती है और स्कैफोल्डिंग के जरिए बच्चा समीपस्थ विकास के क्षेत्र में अपने आप को पा लेता है और उसी क्षेत्र में बच्चा उस नॉलेज को जो कि MKO के पास थी वो ग्रहण कर लेता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अच्छा, स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत क्या क्या सहायता आती है, ये स्कैफोल्डिंग न्यूज़पेपर से भी मिल सकती है, यानी कि वो पढ़ के ले सकता है, व्यक्तिगत रूप से किसी से पूछ कर ले सकता है हेल्प, और टीवी से ले सकता है, रेडियो से ले सकता है, मोबाइल से भी ले सकता है। ये सभी प्रकार की हेल्प जो बच्चे को सीखने में सहायता दें, ये स्कैफोल्डिंग कहलाती है। या फिर बड़ों के द्वारा की गई सहायता, वयस्कों के द्वारा की गई सहायता जो बच्चे को सीखने में सहायक हो, वो भी स्कैफोल्डिंग ही कहलाएगी। और ये एक प्रकार की टेम्पररी हेल्प है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, बिल्कुल रट लीजिएगा, इसको दिमाग में रोक लीजिएगा। ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, और स्कैफोल्डिंग क्या है, एक प्रकार का टेम्परेरी हेल्प यानी कि एक प्रकार की सहायता। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। और अच्छे से याद रखिएगा, जब कभी बच्चा सीखने की या फिर अधिगम के क्षेत्र में अटकता है तब सीखते वक्त जो उसको सहायता दी जाती है वही स्कैफोल्डिंग की कहलाती है, वही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं डिटेल में एक बार और आपको समझाऊंगा। आप जितनी बार बताएंगे मैं आपको बताऊंगा। और मैं बता दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी ही जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे सभी वीडियोज़ की अपडेट आती रहेगी, आपको PDF नोट्स भी मिलते रहेंगे लगातार।
और इससे ये फ़ायदा होगा, आपको बहुत सारी थ्योरी रटनी नहीं पड़ेगी, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको विद इन 1 पेज सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप जल्दी से रिपीट कर सकें, रिवाइज कर सकें और अपने पेपर को बीट कर सकें। ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है जिसके बेस पर मैंने एग्जाम्स बीट किए हैं, इसलिए मैं आपके साथ इन चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ कि कैसे कम समय में बिना किसी किताब को पढ़े हुए आप एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं। हमें ये जानना है कि हमें क्या पढ़ना जरूरी है, हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि हम क्या ना पढ़ें, क्योंकि जो नहीं पढ़ना है उसको साइड रखिए, जो जरूरी है वहीं पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने 3 फॉर्म्स दी हैं लैंग्वेज की। जी हाँ, इन्होंने 3 फॉर्म्स दी हैं, यानी 3 स्पीच दी हैं लैंग्वेज के बारे में। 3 टाइप की स्पीच बता रखी हैं। पहली बताई विगोस्की ने सोशल स्पीच, दूसरी बताई है प्राइवेट स्पीच और तीसरी बताई है साइलेंट इनर स्पीच। बात करते हैं सोशल स्पीच की। सोशल स्पीच के अंतर्गत इन्होंने बताया ऐसा बाह्य वार्तालाप या फिर बाह्य संप्रेषण जो हम दूसरों से बातचीत करते हैं अपने समाज में, और ये होता कब है, 2 वर्ष की अवस्था में। यानी सोशल स्पीच बच्चा 2 वर्ष की अवस्था में करता है, जो बच्चा दूसरों को देखकर, दूसरों से बातचीत करके जो भी वो सीख पाता है वो सीखता है। इसे उन्होंने नाम दिया सोशल स्पीच, क्योंकि उस टाइम बच्चा सही से बोल तो पाता नहीं है, वो दूसरों से ओ करके, कूइंग करके, बैबलिंग करके, आवाज़ें निकाल कर बातचीत करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में क्या है, एज हो जाती है उसकी 3 साल। तो सोशल स्पीच में 2 वर्ष की अवस्था, प्राइवेट स्पीच में 3 वर्ष की अवस्था। और प्राइवेट स्पीच में वो क्या करता है, स्वयं से बातचीत करता है। बच्चा क्या करता है, स्वयं से बातचीत करता है। अब बात करते हैं कि जब भी प्राइवेट स्पीच को ही पियाजे ने, मैं याद दिला दूं आपको, पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को क्या कहा है, आत्म केंद्रित वार्तालाप। वार्तालाप, आत्म केंद्रित वार्तालाप पियाजे ने बोला हुआ है, बट उसको ही इन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा है, जिसमें बच्चा स्वयं से ही वार्तालाप करता है, स्वयं में ही बातचीत करता है, कुछ बोलता है, खुद को ही जवाब देता है, खुद से ही क्वेश्चन करता है। तो इसकी बात वाइगोस्की ने कही है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है सीटेट की परीक्षा में भी, यूपी टेट की परीक्षा में भी बहुत बार पूछा गया कि प्राइवेट स्पीच किसने यूज़ किया वर्ड, तो ये वाइगोस्की ने यूज़ किया। आगे बात आती है साइलेंट इनर स्पीच की। तो ऐसी अवस्था, एज जब होती है तो 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा कहता है मन ही मन खुद में सोचकर बातचीत करता है। वो ना तो मुंह से बोलता है, वो खुद में ही सोचता है, खुद से ही प्रश्न करता है, खुद को ही उत्तर देता है अपने मन में ही, यानी कि वो बाहर कोई भी बात नहीं निकालता है। याद रखिएगा, साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि उसका मुंह नहीं खुलता है, वो अपने मन में ही खुद से बातचीत करता है, इसको कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। अब आप समझ चुके होंगे कि सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच, इन तीनों की बात किसने करी है, वाइगोस्की ने करी है। सोशल स्पीच 2 वर्ष की अवस्था में, प्राइवेट स्पीच 3 वर्ष की अवस्था में और साइलेंट इनर स्पीच 7 वर्ष की अवस्था में होती है। बहुत अच्छे से अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ही, यानी कि व्यवस्थी ने ही बताया कि बच्चा जो है वो समूह में घुल मिलकर इंटरेक्शन करके जल्दी सीख लेता है। जी हाँ, जब बच्चा किसी ग्रुप में होता है, ग्रुप वर्क करता है, तो वो बहुत जल्दी सीख लेता है। अगर आप कंपेयर करते हैं किसी ऐसी चीज़ से कि बच्चा किसी चीज़ को रट ले तो समझ जाए, नहीं, जब वो किसी ग्रुप में होता है तब बच्चा चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व करता है, जल्दी सीखता है, क्योंकि उसके बारे में वो इंटरेक्ट कर रहा होता है अपने ग्रुप में, अपने लोगों के बीच में, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है। और वाइगोस्की ने इसको कोलैबोरेटिव लर्निंग कहा है। कोलैबोरेटिव लर्निंग का नाम भी वाइगोस्की ने इसको दे रखा है। तो अगर बात आती है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग का नाम किसने दिया है, तो ये नाम दिया है वाइगोस्की ने। ठीक है, इसको ग्रुप्स में लर्निंग करना भी कहा जाता है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात किसने कही है, यानी कोलैब करने की, यानी ग्रुप में बैठकर सहयोग करके आपस में बातचीत करने की बात किसने कही है, ये बात भी कही है वाइगोस्की ने। अगली बात आती है कोऑपरेटिव लर्निंग की। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात के अंतर्गत आता है कि आपसी सहयोग के द्वारा सीखना, यानी कोई एक दूसरे का सहयोग करता है, दूसरा तीसरे का सहयोग करता है। इसके अंतर्गत जो अध्ययन होता है, अधिगम मिलता है, वो होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। जो एक दूसरे का सहयोग करके हम लोग सीखते हैं, बच्चा सीखता है आपस में दोस्तों के साथ, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के साथ साथ कोऑपरेटिव लर्निंग की बात किसने कही, ये भी वाइगोस्की ने ही करी है। ये अपने दिमाग में रखिएगा, दोनों ही सी से स्टार्ट होते हैं, अपने दिमाग में आप रोक सकते हैं, कोलैबोरेटिव भी कोऑपरेटिव भी सेम राइमिंग वर्ड्स हैं। आगे बात आती है असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग क्या है कि जिसमें कोई बड़ा, कोई ट्यूटर या फिर कोई टीचर आपको सलाह दे रहा है और आप उससे सीख रहे हैं, अधिगम ग्रहण कर रहे हैं। तो किसी ट्यूटर की द्वारा सलाह के माध्यम से जो अधिगम होता है उसे कहते हैं असिस्टिव लर्निंग। इसकी बात भी वाइगोस्की नहीं करी है। तो आप समझ गए, 3 प्रकार की लर्निंग की बात हो गई है, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव एंड असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव में क्या होता है, कोई बड़ा, कोई टीचर आपसे बड़ा, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपको सलाह देता है, वो आपको समझाता है चीज़ों के बारे में, और जिससे आप सीखते हैं, अधिगम को ग्रहण करते हैं। इसकी बात भी वाइगोस्की ने ही करी है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, आगे आती है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर मीन्स क्या होता है, सहपाठियों से सीखना। जो आपके पीयर ग्रुप्स होते हैं, यानी बच्चों के जो घुले मिले लोग होते हैं उनके समूह में, यानी उनके मित्र जो उनसे ज़्यादा, जैसे दो मित्र दोस्त हैं, मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, और मुझे कोई सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है, उसको मैथ्स आती है, मुझे साइंस अच्छी आती है, तो मैं उसको साइंस पढ़ा दूँ, वो मुझे मैथ्स पढ़ा दे। इसका ही मतलब होता है पीयर ग्रुप्स में स्टडी करना और ट्यूटरिंग। तो पीयर ग्रुप्स में मतलब किसी मित्र से सीखना, इसी के अंतर्गत आता है पीयर ट्यूटरिंग। कभी कभी इसको रेसिप्रोकल लर्निंग भी कहते हैं, पारस्परिक जो होती है एक से दूसरे को। इसके बाद इन्होंने नाम लिया कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। जी हाँ, अप्रेंटिसशिप आप जानते हैं ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड, और कॉग्निटिव आप जानते हैं संज्ञानात्मक। तो अब जो आपसे ज़्यादा जानता हो उससे सीखना, यानी कि कोई भी ऐसा जो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता है, जब बच्चा उससे कोई चीज़ सीखता है, उससे कोई ज्ञान ग्रहण करता है, तो वो आ जाता है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत। जी हाँ, जब अपने से बड़े से वो ट्रेनिंग लेता है, कोई चीज़ सीखना ग्रहण करता है, तो उसको कहते हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। फिर बात आती है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, जब बच्चा और टीचर दोनों इंटरेक्शन से एक दूसरे से सीख लें। जैसे बच्चा, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर उनको पढ़ा रहा है और टीचर कोई चीज़ बताता है, और बाद में बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे आपस में मिलते हैं, उनसे क्वेश्चन रेज होता है, तो हाथ उठा के वो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से। अगर टीचर भी कंफ्यूज होता है तो वो भी उस चीज़ों पर विचार करके कुछ ना कुछ बच्चों से भी उसको सीखने को मिलता है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। एक दूसरे से बच्चे और टीचर सीखते रहते हैं, इस प्रकार से ये प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है। तो इस प्रकार से कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप और रेसिप्रोकल टीचिंग, इन सभी की बात किसने करी, वाइगोस्की ने। फिर मैं बता दूं आपको, 3 फॉर्म लैंग्वेज की किसने कही, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच 2 वर्ष की अवस्था में, प्राइवेट स्पीच 3 वर्ष की अवस्था में, साइलेंट इनर स्पीच 7 वर्ष की अवस्था में। इस तरीके से वाइगोस्की पूरी तरीके से इनका जितना भी सिलेबस है, जितने क्वेश्चन रेज होते हैं, मैंने सब आपको क्लियर कर दिए हैं। इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आता है, और आता भी है तो वो इसी से मिला जुला आएगा, आप अच्छे से समझ लेंगे। एग्जाम्पल आते हैं वो आप अच्छे से रिलेट कर लेंगे किसी भी चीज़ से, जितना मैंने आपको समझाया है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वाइगोस्की से रिलेटेड कभी भी कोई भी दिक्कत इन फ्यूचर आपको नहीं होगी। चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको वर्केबल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी टच करना ना भूलिएगा, क्योंकि जिससे आपको जल्दी ही हमारी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।